कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स क्या होती है, डिप्लॉइड सेल्स क्या होती है, क्रोमोसोम का सेट कैसे होता है। हैप्लॉइड सेल्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम्स, और जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कल हमने देखा था कि हम क्यों क्रोमोसोम्स को ये नहीं कहते कि वो 46 क्रोमोसोम्स है, रादर हम कहते हैं कि ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। लेकिन माइटोसिस और मियोसिस ये दो टाइप के सेल साइकिल है, मतलब सेल या तो माइटोसिस शो करता है या तो मियोसिस शो करता है। मतलब कुछ सेल माइटोसिस वाली सेल डिवीजन शो करते हैं, कुछ सेल जो होते हैं वो मियोसिस वाली सेल डिवीजन शो करते हैं। जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस का मतलब होता है कि अगर एक सेल है, एक सेल के अंदर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब अगर एक सेल ने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों, मतलब ईच सेल को अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिला है तो हम कहते हैं कि ये माइटोसिस है। उसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। और जब मियोसिस की बात होती है, मतलब होता है कि एक सेल है जिसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, लेकिन जब ये डिवाइड करता है तो पेयर्स में नहीं डिवाइड करता है, इसको 23 दे देता है, इसको 23 दे देता है, मतलब इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मियोसिस है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कि ये माइटोसिस है। अब माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ये सेल डिवाइड होने के लिए पूरी साइकिल कंप्लीट करती है। साइकिल जो कंप्लीट करती है, वैसे तो सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन स्टडी करने के लिए माइटोसिस और या तो माइटोसिस और मियोसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक तो एक्चुअल डिवीजन, जहां पे सेल दिखा रहा है उसको बोल देंगे हम एम फेज, यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का। ठीक है, लेकिन उस डिवीजन के पहले बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं सेल में, बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, आरएनए बनेंगे, बहुत सारे डीएनए रेप्लिकेट होने के लिए जो प्रोटीन्स लगेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो प्रिपरेशन फेज होता है सेल को डिवाइड होने से पहले, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेज। ये दोनों फेज जो है, अगर इंटरफेज और एम फेज हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरफेज होगा, और एम फेज मतलब माइटोसिस, और मियोसिस की बात अगर हम कर रहे हैं तो इंटरफेज मतलब इसका प्रिपरेटरी फेज डिवीजन के लिए, उसके बाद एम फेज मतलब मियोसिस। तो जो कॉमन फेजेस है सेल साइकिल के, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, वो होते हैं इंटरफेज या और एम फेज। इंटरफेज जो होता है वो 95% ऑफ दी सेल साइकिल का ड्यूरेशन कवर करता है। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन में ही बहुत सारी चीजें रेडी हो जा रही है यहाँ पे, और एम फेज जो होता है वो 5% ही होता है। ठीक है, जहां पे एक्चुअल डिवीजन शो होता है। इंटरफेज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो प्रिपरेटरी फेज है, क्योंकि डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है सेल को। बायोसिंथेटिक फेज है। रेस्टिंग फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो नहीं रहा है, पर मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं बना रही है, डिवीजन नहीं भी हो रहा है तो भी ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों बोला है, क्योंकि इसमें क्या बन रहे हैं, हमारे प्रोटीन्स बन रहे हैं, हमारे आरएनए बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस फेज में बनती हैं, हमारे इंटरफेज में बनता है। यहाँ पे कोई एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन कराने के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, और 95% ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब जितना टाइम एक सेल को लग रहा है उसका 95% ऑफ द टाइम कौन सा फेज ले रहा है, हमारा इंटरफेज। उसके बाद आता है हमारा एम फेज, ये एक्चुअल डिवीजन फेज है, और ये 5% ऑफ दी सेल साइकिल ले लेता है। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस में हमने कौन से दो फेजेस देखे थे, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। ठीक है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, मतलब फरो फॉर्मेशन होगा और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। लेकिन एम फेज के पहले जो डॉटर सेल्स होंगी उनको भी तो न्यूक्लियस चाहिए होगा, सेल के पास जो ऑर्गेनल्स थे वो सब डुप्लीकेट करना होगा ताकि दोनों डॉटर सेल्स के पास चला जाए। ठीक है, तो वो जो सेल ऑर्गेनल्स जो डुप्लीकेट होते हैं या फिर डीएनए जो डुप्लीकेट होता है वो कहाँ होगा, हमारा इंटरफेस में। ठीक है, अब देखते हैं, एक सेल है, एक सेल ने प्लान किया है कि अब वो माइटोटिक डिवीजन दिखाएगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन दिखाने के जो सबसे पहला फेज कौन सा है, इंटरफेज। इंटरफेज को भी ना 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, मतलब पढ़ते हैं इसको, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, जो G1 फेज होता है
यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। और जो एस फेज होगा, यहाँ पे हमारा डीएनए डुप्लीकेट होना चालू होगा, रेप्लिकेट करना चालू करेगा हमारा डीएनए। उसके बाद G2 फेज के बाद जो है वो हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होगा। अब इसके बाद अब डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, सेल ऑर्गेनल्स इस फेज में डुप्लीकेट हो चुके हैं, तो अब ऐसा नहीं लग रहा कि सेल रेडी है अब डिवाइड होने के लिए। उसके बाद सेल जाता है हमारे एम फेज में, ठीक है। तो अब जीवन फेज में क्या होता है, अब ये सेल है, जीवन फेज में क्या होता है कि सेल ना सारे ऑर्गेनल्स बनाएगा, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनल्स किस फेज में बनेंगे, हमारे जीवन फेज में। उसके बाद जीवन फेज के बाद कौन सा फेज आने वाला है, एस फेज आने वाला है। एस फेज में क्या होने वाला है, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए रेप्लिकेट करने वाला है। तो रेप्लिकेट करने के पहले, डीएनए को रेप्लिकेट करने के पहले आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए क्यों बनता है, ताकि हम प्रोटीन्स बना सके। जो प्रोटीन्स इस डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करेंगी, उसको बनाने के लिए पहले आरएनए बनेगा, फिर आरएनए एमआरएनए राइबोसोम्स जाके प्रोटीन बनाएंगे। तो ये सारा स्टेप कहाँ होता है, हमारे जीवन फेज में। अब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, दो सिस्टर मतलब डीएनए बन जाती है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बना के यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होगा और उसके बाद दो डीएनए बन जाएगा। मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, मतलब जैसा ये है वैसे ये होगा और दो आइडेंटिकल डीएनए फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। वो हो गया हमारा G2 फेज में। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होने वाला है, अभी सेल डिवाइड होने वाला है। सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्पिंडल फाइबर्स जो होती है वो क्रोमोसोम्स को खींचती है, क्रोमोसोम्स को खींचती है ना। तो यहाँ पे जो G2 फेज है, अब जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो किससे बन रहे थे, हमारे सेंट्रोजोम से बन रहे थे। और सेंट्रोजोम के अंदर क्या था, सेंट्रियोल्स था। अब ये सेंट्रियोल्स जो है ये किससे बने थे, माइक्रोट्यूब्यूल से बने थे। और माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना था, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स बनाएगा। जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स बन गए सारे सेल ऑर्गेनल्स। अभी हम इसको डिटेल में लिखेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे हम कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स कैसे कैसे बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स जो है वो एस फेज में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कंप्लीट ऑर्गेनल जो फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली G2 फेज में होता है। और बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है वो हमारे जीवन फेज में होते हैं, वो तो नोट्स लिखेंगे, हम ओवरव्यू देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स बन गए, हमारे सेल ऑर्गेनल्स बन गए, हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया। एम फेज में क्या होगा, अब वो सारी चीजें होंगी जिससे सेल दो पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, मतलब न्यूक्लियस को दो साइड्स में खींचे जाएंगे और उसके बाद फरो फॉर्मेशन होगा और बाउंड्री हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के दो सेल्स बना देगा। अब हम इसको डिटेल में लिख लेते हैं। तो माइटोसिस में कौन से फेसेस होते हैं, इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस में अभी हमने देखा था G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। एम फेज जो होता है, यहाँ पे जो एक्चुअल सेल डिवीजन होती है उसमें 4 फेसेस होते हैं हमारे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। ये जो 4 फेसेस है ये न्यूक्लियस को डिवाइड करना मतलब सेपरेट करने का काम कर रही है, कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, मतलब फरो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में, ये भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सेल में जो G1 फेज होता है वो सबसे बड़ा फेज होता है, फिर एस फेज, G2 फेज, उसके बाद ये हमारा माइटोसिस का फेज और साइटोकाइनेसिस। ये तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सेल्स में चल रहा है। जैसे हमारा स्किन सेल है वो एक फॉर्म हुआ, फिर दूसरा फॉर्म होगा, दो और फॉर्म करेगा, फिर और दो फॉर्म करेगा, ऐसे करते करते ये कंटिन्यूअस डिवीजन होती है। ये किसी किसी सेल्स में होती है। एग्जांपल में हमारा स्किन सेल, मतलब G1 फेज से साइकिल पूरी हुई, दो डॉटर सेल्स बने, अब वो डॉटर सेल्स फिर से बनाएंगे, पूरा साइकिल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स जो होते हैं, जैसे हमारे लिवर सेल्स हो गए, हमारे किडनी सेल्स हो गए, पैनक्रियास सेल्स हो गए, इन्हें ना हम लोग स्टेबल सेल्स बोलते हैं, ठीक है, स्टेबल सेल्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है, G1 फेज से डिवाइड होते होते जब तक लिवर का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, ठीक है, लिवर का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तो G1 फेज से वो मतलब ये पूरा साइकिल परफॉर्म करेगा G1 फेज का, उसके बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल होता है ये। तो ये G0 फेज में पहुंच जाएगा। G0 फेज को हम लोग क्विसेंट
फेस बोलते हैं। यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होगी जब तक सेल को वापस ऑर्डर नहीं मिलेगा कि हमें फिर से सेल बनाना है। जैसे लिवर सेल्स अगर जब डैमेज हो जाते हैं तब वो वापस G0 फेज से वो G1 फेज में आएगा, लेकिन स्किन सेल्स में ऐसे नहीं होता है या हमारे स्टमक के सेल्स में ऐसे नहीं होता। इनमें क्या होता है, G1 फेज है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, 2 सेल फॉर्म हो गए, 2 सेल फॉर्म होने के बाद वापस से वो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन चालू कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर G1 फेज, S फेज, G2 फेज और फिर M फेज होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। स्किन सेल्स में ये चलता रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। लेकिन जो स्टेबल सेल्स होते हैं, एग्जांपल में हमने हेपेटिक सेल्स लिखा है, वैसे हमारे किडनी सेल्स हो गए, पैनक्रियास के सेल्स हो गए, ये सारे सेल्स जो है ना, ये क्या करते हैं, एक बार डिवीजन शो करेंगे, मतलब जब बेबी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जब फीटस जब फॉर्म होता है, फीटस फॉर्म होने के बाद ये G1 फेज से कैसे चला जाएगा कि ऑर्गन बन गया, अब सारे सेल्स को हम डाल देंगे किसमें, G0 फेज में, क्योंकि ऑर्गन है ये भी तो सेल से ही बना है, ठीक है। तो ये चला जाएगा हमारे G0 फेज में। अब G0 फेज में जाने के बाद ये क्या करेगा, अब सपोज किडनी डैमेज हो गई है कहीं पे, ठीक है, या फिर हमारा जो लिवर है वो डैमेज हो गया, अब उसको ऑर्डर मिलेगा कि हमें और सेल्स बनाना है, तो वो G0 फेज से वो G1 फेज में जाएगा और फिर से वो साइकिल परफॉर्म करता जाएगा जब तक पूरा ऑर्गन बन नहीं जाता। लेकिन ये सर्टेन लिमिट तक है, ऐसे नहीं कि पूरा लिवर खराब हो गया उसके बाद ये बनना जा रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, जैसे स्किन के सेल्स हो गए, ठीक है, स्किन के सेल्स हो गए या फिर हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स हो गए, इसे हम बोलते हैं ये लेबाइल सेल्स है, ठीक है। लेबाइल सेल्स है, लेबाइल सेल्स मतलब G1 फेज से फिर से G1 फेज आएगा और कंटिन्यूअसली साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं, जो किडनी सेल्स हो गए, हेपेटिक सेल्स हो गए, लिवर के सेल्स हो गए, पैनक्रियास हो गए, इन्हें हम स्टेबल सेल्स बोलते हैं। और कुछ कुछ तो परमानेंटली G0 फेज में बैठ जाते हैं, ठीक है। ये G0 फेज में कुछ कुछ सेल्स तो कंप्लीटली इसी में बैठ जाते हैं, जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स हो गए, हमारे स्केलेटल मसल्स हो गए, तो ये सब ना G0 फेज में जाके बैठ जाएंगे, ये वापस नहीं बनेंगे। जो भी इस G0 फेज में जो सेल्स पहुंच जाते हैं, जैसे कि हमारे स्टेबल सेल्स या हमारे न्यूरॉन सेल्स, ऐसा नहीं होता कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, ऐसा होता तो फिर हमारे न्यूरॉन्स हो गए, हमारा स्केलेटल मसल हो गया, या हमारे जो किडनी हेपेटिक सेल्स, किडनी सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स, ये सारे सेल्स काम नहीं करते ना, पर काम तो सारे सेल्स करते हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन डिवीजन नहीं शो करते। किस फेज में, G0 फेज में, जिसे हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक फेज को हम डिटेल में लिख लेते हैं। इंटरफेज के पहले फेज को क्या बोलते हैं, G1 फेज, इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, गैप फेज भी बोलते हैं, प्री सिंथेटिक, क्योंकि एस फेज जो होता है वो सिंथेटिक फेज होता है, तो प्री सिंथेटिक या तो पोस्ट माइटोटिक, क्योंकि माइटोसिस के बाद वापस से शुरू होता है, इसीलिए इंटरफेज को पोस्ट माइटोटिक या प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट कर जाते हैं, इसमें आरएनए सिंथेसिस होती है क्योंकि प्रोटीन बनाना होता है, ठीक है, प्रोटीन बनाना होता है क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोटीन्स बनानी होती है, किस लिए, क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत है। और G1 फेज से S फेज में जाने के लिए एक टाइप की प्रोटीन बनती है, साइक्लिन प्रोटीन्स, ठीक है। सिर्फ साइक्लिन प्रोटीन्स नहीं, बहुत सारी होती है, ये एक एग्जांपल है। साइक्लिन प्रोटीन के वजह से जो सेल होता है वो G1 फेज से ट्रांजिशन शो करता है, किसमें, S फेज में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करते हैं, आरएनए बनता है, एमआरएनए बनेगा तभी राइबोसोम्स पे जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो बहुत सारी प्रोटीन्स बनती है। उन बहुत सारे प्रोटीन्स में से एक प्रोटीन जो होती है साइक्लिन प्रोटीन, ये साइक्लिन प्रोटीन क्या करेगी, सेल को G1 फेज से S फेज में जाने का ऑर्डर देती है, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस का ग्रोथ होगा, अब इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स बढ़ रहे हैं, प्रोटीन बढ़ रहा है, तो सेल की साइज बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस की साइज बढ़ेगी, सेल की साइज बढ़ेगी। अगर सेल G1 फेज से वापस जल्दी जल्दी G1 फेज में जाता जाएगा, अगर कंटिन्यूअसली माइटोसिस अगर होती जा रही है, मतलब G1 फेज से G1 फेज में जा रहा है, तो G1 फेज जो है वो शॉर्टर होगा। अगर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं हो रही है, जैसे G0 फेज में चली जा रही है, तो उसका G1 फेज कैसा होगा, लॉन्गर होगा।
ठीक है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी हेपेटिक सेल्स को तब वो वापस आएगा जीवन फेज में, तो जीवन फेज शॉर्टर हो जाएगा। और इंटरफेज का भी सबसे बड़ा जो फेज होता है वो हमारा जीवन फेज होता है। ठीक है, और साइक्लिन प्रोटीन्स के वजह से जीवन फेज से सेल किसमें चला गया, हमारे एस फेज में। जब जीवन फेज से एस फेज में सेल जाता है ना, तो वहां पे एक चेक पॉइंट होता है कि सारे प्रोटीन्स जो बने हैं वो सही से बने हैं या नहीं बने हैं। डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए हमने प्रोटीन्स तो बना दिए, लेकिन जीवन फेज से एस फेज में जाने के लिए चेक पॉइंट्स इसलिए होते हैं कि वो देखता है कि कहीं डीएनए पे रेडिएशंस तो नहीं हो गए, एक्सरे से हमारा जो डीएनए है वो डैमेज तो नहीं हो गया। तो अगर सेल्स डैमेज होगा तो हमारा जो सेल होगा वो कभी भी जीवन फेज से एस फेज में जाएगा ही नहीं। तो इन दोनों फेजेस के बीच में ना एक चेक पॉइंट होगा, जिसके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो एस फेज में क्या होता है, हमारा डीएनए बनता है। डीएनए बनने के लिए सारे प्रोटीन्स रेडी है, इस फेज से साइक्लिन प्रोटीन ने एस फेज में डाल दिया इसे। अब यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम कैसे डिनोट कर रहे थे, हमारे सेंट्रोमियर से। ठीक है, सेंट्रोमियर से डिनोट कर रहे थे कि डीएनए जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो तो एक रहेंगे, क्योंकि हमारे पास सेंट्रोमियर जो है वो कितना है, एक है। अब इससे क्या करेगा, लेकिन ये अपना डीएनए का कंटेंट बढ़ा देगा। ठीक है, ये सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। असल में तो सेल में जो एस फेज में डिवीजन होती है वो इस फॉर्म में नहीं होती है, क्योंकि ये तो क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स अब बनेंगे हमारे माइटोसिस वाले पार्ट में, मतलब हमारे एम फेज में। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करें, जैसे सेल है एक, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल के लिए ये भी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, एक है। कैसे पता चल रहा है, हमारे पास सेंट्रोमियर कितने हैं, एक है, पर इसका डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। मतलब ये जो डीएनए कंटेंट है इसका डबल हो जाता है। ये वाला पार्ट जैसा रहेगा, सिमिलरली ये ऐसे डिवाइड कर लेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इसे। अब आगे जाने के लिए, मतलब सेल्स देखो, ये एक क्रोमोसोम हो गया, रेप्लिकेट करके इसने दूसरा क्रोमोसोम बना लिया, सॉरी डीएनए कंटेंट बढ़ा लिया, लेकिन ये एक ही क्रोमोसोम्स है क्योंकि ये एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये हिस्टोन क्यों बनता है, हमारे क्रोमोसोम्स को, हमारे जो क्रोमैटिन होते हैं उन्हें कंडेंस करके क्रोमोसोम्स बनाने के लिए। ऐसे तो सेल्स खींचते रह जाएगा इतने बड़े धागे को, तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसको कंडेंस करना पड़ेगा। तो उसको इजी करने के लिए एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसके बाद सेंट्रोसोम्स बनते हैं, यहाँ पे सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होंगे, क्योंकि सेंट्रोसोम जब रहेगा तभी तो इन दोनों क्रोमोसोम्स को, मतलब इन दोनों थ्रेड्स को खींचेगा ये। ठीक है, तो एस फेज में क्या क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, मतलब एक जो डीएनए है वो डिवाइड होगा। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस होगी हमारी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक है, लेकिन हमारा जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स बनाएगा ताकि आगे जाके क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो सके। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में, ताकि इन्हीं ये जो दो क्रोमैटिड्स होती है इनको ये खींच सकेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस फेज। G2 फेज को क्या बोलते हैं, गैप टू फेज, ग्रोथ टू फेज, प्री माइटोटिक क्योंकि माइटोसिस एम फेज के पहले आता है ये, और पोस्ट सिंथेटिक क्योंकि एस फेज के बाद आता है ये। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होती है। क्यों, प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए की जरूरत पड़ती है, एमआरएनए, आरआरएनए, इसीलिए प्रोटीन जब दिखेगा तो आरएनए जरूर दिखेगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपैरेटस का सिंथेसिस होता है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि अब ये माइटोसिस में जाने वाला है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करती है, स्पिंडल फाइबर्स बनाती है, और स्पिंडल फाइबर्स का काम होता है जो न्यूक्लियस होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है, इनको पकड़ के दोनों तरफ खींचना, तभी तो दो सेल्स बनेंगे ना। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, हमारी G2 फेज में हो रही है। ठीक है, जो जीवन फेज होता है, एक बार रिविजन कर लेते हैं। जीवन फेज होता है उसमें ये डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इस डीएनए के रेप्लिकेशन के पहले सारे ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस रेप्लिकेट नहीं करते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल और राइबोसोम का रेप्लिकेशन दिखाया है। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस के फ्रेगमेंट्स बनना यहाँ पे चालू हो जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस का कंप्लीट फॉर्मेशन किस फेज में होता है,
G2 फेज में होता है। अब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सारे प्रोटीन्स बन चुके हैं, यहाँ पे साइक्लिन प्रोटीन्स बनी हुई है, किसने बनाया, हमारे सेल ने। फिर यहाँ पे चेक पॉइंट रहता है कि सारे सेल ऑर्गेनल सही से बन गए हैं, हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है वो सारा बन गया है। तो यहाँ पे पहले चेक होगा कि जो डीएनए है वो सही है या नहीं, रेडिएशन से तो इफेक्ट नहीं हुआ है, म्यूटेशन तो नहीं हुआ है सेल में, उसके बाद ये आगे जाएगा। अगर यहाँ पे रेडिएशन या फिर म्यूटेशन कुछ हुआ होगा, सेल यहाँ से यहाँ बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा G1 फेज। उसके बाद एस फेज में क्या होता है, सब कुछ रेप्लिकेट हो जाता है और डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा, ठीक है। G2 फेज में जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा और सारे ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट हो चुके होते हैं। अब G2 फेज, ये तो तीनों हो गए हमारे इंटरफेज। इंटरफेज के बाद जाएगा ये एम फेज में। एम फेज में जो है उसके पहले भी चेक पॉइंट की सही से सब कुछ डिवाइड हो गया है नहीं हो गया है। अब माइटोसिस का जो एम फेज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।